मेरी पर्ची मुझे वापस कर दो बेटा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं। ले, कर दी वापस। हक चाहिए तुझे, ये ले तेरा हक। अब जा यहाँ से और लकड़ी ढूंढ जंगल में। मोहन, क्या अभी तक सवेरा नहीं हुआ? आज लगातार तीसरा दिन है। घर के इस आंगन में चूल्हे की एक गारी तक नहीं जली है। मैंने कल पड़ोसन से मांगकर थोड़ा सा सत्तू घोला था, वही इन बच्चों को पिलाकर सुला दिया। मोहन, कल रात जब छोटा बेटा पानी पी पीकर अपनी भूख मिटा रहा था तो मेरा कलेजा फट रहा था। जानता हूं दिव्या, मैं सब जानता हूं। तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें अंधी हो गई हैं? मुझे मेरे बच्चों की तड़प नहीं दिखती? मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है जब मैं उन्हें भूख से करवटें बदलते हुए देखता हूं। एक पिता के लिए इससे बड़ा श्राप और क्या होगा कि वो दिन रात खेतों में मिट्टी फांके और फिर भी अपने बच्चों के मुंह में निवाला डाल सके। तो फिर हम क्या करें मोहन? हम गरीब लोग क्या अब जहर खा लें? तो फिर हम क्या करें मोहन? सरकार ने बड़े बड़े माइक लगाकर गांव में कहा था कि अब हर घर में गैस का चूल्हा जलेगा। किसी भी गरीब माँ को अब लकड़ी के धुएं में अपनी आंखें नहीं फोड़नी पड़ेंगी। वो वादे कहाँ गए मोहन? पहले तो हम पास के जंगल से 2-4 सूखी लकड़ियां बीन लाते थे, किसी तरह एक वक्त की रोटी सेक लेते थे। पर अब तो जंगल के पहरेदारों ने वहां जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। कहते हैं कि पेड़ काटना जुर्म है। हम करें तो क्या करें? सरकार के वादे और इस जमीन की हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है दिव्या। वादे सिर्फ कागजों पर अच्छे लगते हैं, हकीकत में तो गरीब की चमड़ी जाती है। एजेंसी वाला उनके घर तक सिलेंडर छोड़कर आता है। बड़े और अमीर लोग तो अपने पैसे और रसूख के जोर पर घर बैठे गैस सिलेंडर मंगवा लेते हैं। पर हम मजदूरों की सुनने वाला इस दुनिया में कौन है? पिछले 2 दिन से मैं उस गैस एजेंसी के चक्कर काट रहा हूं। वहां इतनी भारी भीड़ होती है, सुबह से लेकर शाम तक उस तपती धूप में बिना पानी पिए खड़ा रहता हूं। मोहन, आज किसी भी हालत में गैस भरवा कर ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज भी तुम ये लोहे का खाली डिब्बा लेकर वापस लौट आए तो मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए सुला दूंगी। मैं उन्हें अब और तड़पते हुए नहीं देख सकती। वहाँ बड़े बड़े लोग और सरकारी अफसर आते हैं। हमारी औकात सिर्फ सहने की है, किसी से लड़ने की नहीं। हम चींटियां हैं मोहन, हाथी से नहीं लड़ सकते। हाँ दिव्या, मैं अपना काम चुपचाप करूंगा। मैं अपना मुंह भी नहीं खोलूंगा। बस भगवान से दुआ करना कि आज उस एजेंसी पर गैस से भरा हुआ ट्रक आ जाए और इस गरीब का नंबर लग जाए। राम राम काका, आप भी आज इतनी सुबह सुबह पैदल ही निकल पड़े? आपकी वो साइकिल कहाँ है? और इस उम्र में आपने इतना भारी लोहे का डिब्बा अपने कंधे पर क्यों उठा रखा है? राम राम बेटा मोहन, क्या बताऊं तुझे अपनी किस्मत का रोना। वो साइकिल तो कल शाम ही टूट गई। उसका पहिया पूरी तरह से जवाब दे गया। पंक्चर बनवाने वाले ने 20 रुपए मांगे, पर मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं थे। गैस के पैसों के लिए ही मैंने अपनी पत्नी के पुराने चांदी के कड़े गिरवी रखे हैं। सोचा इसे कंधे पर ही उठाकर ले चलूं, पर सच कहूं बेटा, अब उम्र हो गई है। अब ये भारी वजन मुझसे उठाया नहीं जाता। कंधे की हड्डियां दुखने लगी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नसें फट जाएंगी। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब तक हम लोग ऐसे जानवरों की तरह जिंदगी जिएंगे? हर महीने का यही नाटक हो गया है। गैस भरवाने जाओ तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद होता है। हम किसान हैं, हमें खेतों में काम करना होता है। खेती का काम छोड़कर इस लोहे के डिब्बे के पीछे 10-10 किलोमीटर भागना पड़ता है। अगर खेती नहीं करेंगे, अगर फसल नहीं उगाएंगे, तब भी ये लोग गैस नहीं देते। तुम ठीक कह रहे हो रमेश भाई। हमारी आधी कमाई तो इसी आग को खरीदने में चली जाती है। पता नहीं आज नसीब में क्या लिखा है। वहां भीड़ बहुत होगी। मुझे तो यहां से ही उस दफ्तर के बाहर लोगों का शोर सुनाई दे रहा है। जीते रहो मोहन बेटा। पिछली बार जब मैं गया था तो उसने मेरी पर्ची देखकर मुझे धक्का दे दिया था। मुझे तो बस डर इस बात का है कि वहां एजेंसी वाला बाबू फिर से कोई नया नखरा ना दिखाए। तेरी पर्ची पर मोहर ठीक से नहीं लगी है, तुम्हारा नंबर कल आएगा। मैं कल भी भूखा प्यासा गया तो उसने खिड़की बंद कर ली और बोला गैस खत्म हो गई। अरे ऐसे थोड़े ही होता है।
क्या हम गरीबों की इस देश में कोई इज्जत ही नहीं बची है? क्या हम इंसान नहीं हैं? इज्जत? काका, आप भी किस भ्रम में जी रहे हो? गरीब की इज्जत सिर्फ 5 साल में एक बार होती है, चुनाव के वक्त, जब इन नेताओं को हमारा वोट मांगना होता है और ये सरकारी बाबू लोग हमारे झोपड़ों में आकर हमारे पैर छूते हैं, हमारे साथ जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खाते हैं। लेकिन एक बार चुनाव खत्म हुआ, एक बार ये कुर्सी पर बैठे, फिर हम उनके लिए कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। फिर अगर हम उनके दफ्तर के बाहर मर भी जाएं, तो ये पलट कर नहीं देखते। चलो जल्दी चलो काका, वरना आज भी वो बाबू खिड़की पर बोर्ड लगा देगा कि गैस खत्म हो गई। हे भगवान, सुबह 4 बजे से यहाँ भूखी प्यासी खड़ी हूँ। मेरे पैरों में अब और खड़े होने की ताकत नहीं बची है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले हैं। पता नहीं उन्होंने सुबह उठकर मटके से पानी भी पिया होगा या नहीं। कोई उस दफ्तर वाले से कहो कि जल्दी काम करे। मेरी तो टांगें जवाब दे रही हैं। क्या कोई मेरी पर्ची अंदर दे सकता है? दफ्तर तो 2 घंटे पहले ही खुल गया है सीता बहन, पर अंदर इन बाबुओं का काम चींटी की रफ्तार से चल रहा है। ये लोग एक पर्ची काटने और एक सिलेंडर निकालने में आधा आधा घंटा लगा रहे हैं। बात तो ऐसे करते हैं जैसे हमें गैस देकर हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, और अंदर चाय समोसे चल रहे हैं इनके। इन्हें हमारी तकलीफ से क्या लेना देना। बैठ जाइए काका, ये धूप तो आज सच में जान ले लेगी। माई, आप यहाँ अकेली आई हैं? इतनी धूप में आपसे ये वजन कैसे उठेगा? आप छाव में बैठ जाइए, मैं आपकी जगह लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। जीते रहो बेटा, पर क्या करूं, घर में और कोई है ही नहीं जो ये काम कर सके। मेरा इकलौता बेटा शहर चला गया है कमाने के लिए, और बहू हमेशा बीमार खाट पर पड़ी रहती है। घर के छोटे बच्चों भूखा तो नहीं रख सकती ना। धूप ही तो है बेटा, गरीबी की आग से ज्यादा थोड़ी न जलाएगी। गरीब की चमड़ी तो वैसे भी धूप सहने के लिए ही बनी है। ओए! ओए गवारो! ये क्या तमाशा और मेला लगा रखा है यहाँ मेरे दफ्तर के बाहर? पीछे हटो सब, लाइन सीधी करो अपनी, और कान खोलकर सुन लो सब। आज पीछे गोदाम में ज्यादा सिलेंडर नहीं आए हैं। ट्रक रास्ते में ही कहीं खराब हो गया है, इसलिए सिर्फ आगे खड़े पहले 50 लोगों को ही गैस मिलेगी। बाकी जितने भी लोग हैं सब अपना अपना सिलेंडर उठाओ और कल आना। आज दफ्तर बंद। क्या मतलब कल आना? हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ खड़े हैं अपना काम काज छोड़कर। मेरे घर में एक बीमार आदमी है और आप कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है। पूरा 200 सिलेंडर का ट्रक तो कल रात को ही उतरा है यहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप लोग ब्लैक में गैस बेच रहे हो शहर के होटलों में? ऐ ज्यादा नेता मत बन बे। जो साहब कह रहे हैं वो चुपचाप सुन ले। अगर एक शब्द भी ज्यादा बोला ना तो कल भी एक भी सिलेंडर नहीं दूंगा। भैया, बाबूजी, ऐसे मत बोलिए। हम लोग सच में बहुत परेशान हैं। मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे पति दिहाड़ी मजदूर हैं। कृपा करके थोड़ी मेहरबानी करिए हम पर। हमें गैस दे दीजिए। पर्ची लाओ, पूरे पैसे दो और गैस लो। और जिसके नसीब में आज गैस नहीं है वो अपना रास्ता नापे। अगर यहाँ किसी ने भी ज्यादा हंगामा किया या शोर मचाया तो अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सब लाइन में आ जाओगे। चलो निकलो पीछे वाले। साहब, आपका काम लोगों की सुविधा के लिए है, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। गरीब को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। ये जो भी भीड़ आप देख रहे हैं, ये कोई अपराधी नहीं है। ए बुढ़िया, तू मुझे मत सिखा कि मुझे मेरा काम कैसे करना है। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है, ये जमाना पावर और पैसे का है। अपनी पर्ची पकड़ और चुप खड़ी रह, वरना तेरा कार्ड ही हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा, समझी?
नमस्ते दिनेश साहब, आइए आइए, अंदर दफ्तर में बैठिए। मैंने तो बस आपको अभी फोन करने ही वाला था, पर आपके दर्शनों का इंतजार था। आपने बहुत अच्छा किया जो आप सही वक्त पर आ गए। ये क्या तमाशा लगा रहे तुम लोगों ने सड़क पर? साहब के आगे से हटो, सब पीछे जाओ। अगर किसी ने आवाज भी निकाली तो हवालात की हवा खाएगा। साहब हम लोग तो बस अपने चूल्हे के लिए गैस भरवाने आए हैं, हम मुफ्त का कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम अपने पसीने की कमाई लेकर सुबह 4 बजे से इस लाइन में भूखे प्यासे खड़े हैं। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है साहब, छोटे छोटे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। गैस भरवाने आए हैं। बड़ी अमीर हो गई है आजकल की जनता। अरे तुम्हारी शक्ल देखिए तुमने कभी शीशे में? तुम लोगों जैसों की औकात चूल्हा फूंकने की है, जंगल से लकड़ी काट कर लाने की है और उस धुएं में खांसने की है। गैस तो हम जैसे पढ़े लिखे स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए होती है। तुम लोग गैस का क्या करोगे बे? पूरा दिन तो खेत में मिट्टी फांकते हो और रात को शराब पीकर सो जाते हो। साहब आप हमारे पेशे का और हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। सरकार ने ही तो को कहा है कि अब कोई गरीब लकड़ी नहीं जलाएगा, जंगल से पेड़ नहीं काटेगा। इसीलिए तो हम मजबूरी में अपनी सारी कमाई लगाकर इस गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम गैस नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तू मुझे कानून सिखाएगा बे? 1-2 कौड़ी का अनपढ़ किसान मुझे सरकार के नियम बताएगा? एक थप्पड़ मारूंगा तो सीधा नाली में जाकर गिरेगा। देखो देखो इन गांव वालों को, कितने बेशर्म हो गए ये लोग। काम वाम तो इनको करना नहीं है, खेतों में पसीना बहाना नहीं है, बस सरकार से फ्री की चीजें और वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। सब के सब चोर और बेईमान हो तुम लोग। खामोश खड़े रहो अपनी जगह पर, वरना आज एक भी गैस का सिलेंडर इस इलाके में नहीं बंटेगा। अभी पीछे हट जाओ, सर झुका लो वर। क्या देख रही है बुढ़िया? मैंने कहा सब सिर झुकाओ। क्या तुझे मेरी वर्दी नहीं दिखाई दे रही? देख रही हूँ कि एक पढ़ा लिखा सरकारी अफसर कैसा होता है। एक वो अफसर है जो टीवी और अखबारों में देश की सेवा करने की कस्में खाता है, और एक तुम हो जिसे अपने ही देश के गरीब नागरिकों पर जुल्म करने में मजा आ रहा है। तू भी गैस लेने आई है क्या इस उम्र में? तेरे हाथ पैर तो कांप रहे हैं। तू गैस का क्या करेगी? जा जाकर भगवान का नाम ले बुढ़िया। हाँ बेटा, मैं भी गैस लेने आई हूँ। मेरे घर में भी 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मेरी बहू बीमार पड़ी है और मेरे पोते पोतियां भूख से तड़प रहे हैं। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैंने अपनी पर्ची के लिए पैसे जमा किए हैं। सोचा था गैस मिल जाएगी तो आज उन मासूमों को 2 वक्त का गर्म खाना नसीब हो जाएगा। देख रहे हो ओम प्रकाश, इन बुढ़ियों को अब लकड़ी के चूल्हे का खाना हजम नहीं हो। हाँ साहब बिल्कुल, देख लो, इन्हें अब गैस चाहिए, इन्हें अब शहरों वाली जिंदगी चाहिए। अरे बुढ़िया, तुम्हारी सारी उम्र तो उपले थापने और लकड़ियां काटने में निकल गई। अब जाते जाते तुम्हें भी शौक चढ़ रहे हैं। बेटा हम भी इंसान हैं, कोई शौक नहीं पाल रहे हम, बस पेट भरने के लिए तो ये गैस चाहिए। गरीबी कोई मजाक नहीं है बेटा, ये भगवान का दिया हुआ एक कड़ा वक्त है जो कभी भी किसी पर भी आ सकता है। आज तुम पावर में हो तो तुम्हें हमारी गरीबी एक मजाक लग रही है। कल को भगवान ने यह वर्दी तुमसे छीन ली तो तुम भी हमारी तरह इसी लाइन में खड़े होगे। तेरी जबान बहुत चलती है बुढ़िया। तुम लोग गैस से खाना बनाओगे? जंगल में लकड़ी क्या खत्म हो गई है जो यहाँ आ गई मुंह उठाकर? तू होती कौन है मुझे मेरी वर्दी और भगवान का डर दिखाने वाली? मेरी पर्ची मुझे वापस कर दो बेटा, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं। ले कर दी वापस। हक चाहिए तुझे, ये ले तेरा हक। अब जा यहाँ से और लकड़ी ढूंढ जंगल में। तुमने आज एक इंसानियत का कत्ल किया है। याद रखना बेटा, गरीब की आंख कभी खाली नहीं जाती। एक शब्द और नहीं बुढ़िया, एक शब्द और निकाला तो जबान खींच लूंगा। दर्द हो रहा है। अरे कोई उठाओ इन्हें। हे भगवान, क्या कर दिया आपने साहब? एक बेबस औरत पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? साहब आपको ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। माई की उम्र तो देखिए, उन्हें गहरी चोट लग सकती थी, उनकी हड्डी टूट सकती थी। क्या आपको अपने घर में अपनी माँ याद नहीं है इन्हें धक्का देते हुए? तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? इसका सगा बेटा है क्या तू? या इसका वकील है? अभी तेरा भी यही हाल करूंगा। मैं कोई वकील नहीं हूं साहब, पर जो आपने अभी किया वो एक कानून के रखवाले को, एक वर्दी वाले को बिल्कुल शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या हक है मुझे सबक सिखाने का? आप हमारी हिफाजत के लिए हैं, हम गरीबों पर अपना जुल्म ढाने के लिए नहीं। हमने आपको टैक्स का पैसा दिया है ताकि आप हमारी रक्षा कर सकें, हमें सड़कों पर पीटने के लिए नहीं। बहुत हमदर्दी आ रही है तुझे इस बुढ़िया पर।
चल तुझे दिलाऊं भी गैस, तुझे अभी थाने लेकर चलता हूं। जब पुलिस स्टेशन की अंधेरी कोठरी में पट्टे पड़ेंगे और चक्की पीसेगा ना, तो सारी नेतागिरी और हमदर्दी निकल जाएगी तेरी। चल बैठ मेरी जीप पे साले। बेटा सलमान क्या देखा? नहीं साहब, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा अपना मुंह नहीं खोलूंगा। कुत्तों की तरह दुम हिलाना आता है बस तुम लोगों को। शेरों के सामने आवाज निकालते हो और फिर पैरों में गिर जाते हो। अगर आगे से किसी ने भी मेरे सामने अपनी जबान चलाई या इस बुढ़िया की तरफदारी की, तो याद रखना मेरा नाम दिनेश सिंह है। मेरे इलाके में मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब हमारी आवाज उठेगी माई, और हमारे पास इस बार पक्का सबूत भी है। काका रमेश भाई मोहन, मैंने सब कुछ अपने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। उस अहंकारी इंस्पेक्टर ने जब माई को धक्का दिया, उनकी पर्ची फाड़ी है। वाह सुरेश, तूने तो आज कमाल कर दिया। तूने आज वो काम कर दिया जो हम में से कोई नहीं कर सका। अब इस वीडियो को हम पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं और बड़े साहब को दिखाते हैं। हम थाने क्यों जाएंगे मोहन भाई? हम इस वीडियो को सीधे सोशल मीडिया पर डालेंगे। मैं यह वीडियो अभी जिले के डीएम और सबसे बड़े पुलिस अफसर एसपी साहब के ट्विटर और व्हाट्सएप पर भेजूंगा, और मैं इसे सारे बड़े न्यूज चैनल्स को भी भेजूंगा। डरो मत मेरे बच्चों। डर कर अन्याय सहना और चुप रहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि खुद पाप करना। अगर आज हम चुप रह गए तो कल वो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे बच्चों को मारेगा। सुरेश, अब और इंतजार नहीं, वो वीडियो भेज दो। जी माई, मैं यह वीडियो अभी अपलोड करता हूं। अब फैसला वो ऊपर वाला करेगा। जय हिंद सर। सर गजब हो गया है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है पूरे जिले में। क्या बात है शर्मा जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या शहर में कोई दंगा हो गया है? आराम से सांस लीजिए और तफसील से बताइए। दंगे से भी बड़ी बात है सर, एक वीडियो जंगल की आग की तरह पूरे देश के न्यूज चैनल्स पर चल रहा है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की थू-थू हो रही है सर। ले, कर दी वापस। हक चाहिए तुझे, ये ले तेरा हक। अब जा यहां से और लकड़ी ढूंढ जंगल में, और अगर दोबारा मेरे इलाके में लाइन में खड़ी दिखी तो तेरे पूरे परिवार को अंदर करवा दूंगा। ये दिनेश समझता क्या है अपने आप को? उसके साथ ऐसा घिनौना और जानवरों जैसा सलूक। ये आदमी पब्लिक की नजर में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज, हमारी सालों की मेहनत तो मिट्टी में मिला रहा है। इसे यह वर्दी किसने पहना दी? तुरंत वायरलेस पर कंट्रोल रूम को मैसेज दीजिए। पूरे सम्मान के साथ सरकारी गाड़ी में बिठाकर उन्हें मेरे ऑफिस में लाइए। मैं इस घमंडी आदमी को आज इसकी असली औकात दिखाऊंगा। जय हिंद सर। आपने मुझे इतनी जल्दी याद किया, सब खैरियत तो है सर? दिनेश, ये कल सुबह तुमने गैस एजेंसी के बाहर क्या तमाशा किया था? तमाशा? सर वो कोई तमाशा नहीं था सर, वो कुछ गांव वाले थे, अनपढ़ और जाहिल लोग। वो सरकारी काम में रुकावट डाल रहे थे। एजेंसी वाले का काम रोक रखा था। मैंने तो बस वहां जाकर भीड़ को तितर बितर किया था। हमारा रुतबा तो आपको पता ही है सर, पुलिस को देखते ही सब भाग गए। मैंने भीड़ के बारे में नहीं पूछा दिनेश, मैंने पूछा कि तूने उस कमजोर बुजुर्ग औरत पर हाथ कैसे उठाया। सर, वो औरत ठीक से पेश नहीं आ रही थी, वो मुझसे बहस कर रही थी। मैंने उसे धक्का नहीं दिया सर, मैंने तो बस उसे हल्के से किनारे किया था और वो खुद गिर गई। झूठ? तू अभी भी मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। तू कहता है कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। पीछे मुड़कर देख डरपोनर। तुम लोग यहां एसपी सर के ऑफिस में कैसे आ गए? मैंने तुमसे कल भी कहा था ना इंस्पेक्टर बेटा कि गरीब को इतना मत डराओ कि उसका डर ही हमेशा लिए खत्म हो जाए। ये जो माई तुम्हारे सामने खड़ी है ना दिनेश, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कौन है? जिस निहत्ती औरत को तुमने सड़क पर धक्के मारे, उसका इकलौता बेटा पिछले 15 साल से इंडियन आर्मी में सूबेदार है, एक फौजी की मां के साथ। भगवान कसम, मुझे सच में नहीं पता था कि एक फौजी की मां है। आज मैं अंडा हो गया था। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, तुम्हारा यह घिनौना अहंकार इस खाकी वर्दी पर बहुत बड़ा कलंक है। तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। माई, मुझे अपने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप घर जाइए, आपके घर अभी पुलिस की गाड़ी में गैस से भरा हुआ सिलेंडर पूरे सम्मान के साथ पहुंच जाएगा। और सुरेश, मोहन भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ऐसे ही बिना डरे खड़े होते रहिए। आप जैसे युवाओं की निडरता से ही यह देश बदलता है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको एक बहुत बड़ी और गहरी सीख देने की। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, आखिर में वो सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी से जलकर राख हो ही जाता है। हमारे वेदों में भी यही कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अगर आपको हमारी यह खास पेशकश पसंद आई हो तो इसे हर उस इंसान के साथ साझा करें जिसे सच्चाई की इस आवाज की जरूरत है। ज्ञान और सच्चाई बांटने से बढ़ती है। देश, समाज और व्यवस्था के ऐसे ही कड़वे सच और प्रेरणादायक किस्सों को आसान और दमदार भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही जाते जाते ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी यह कहानी भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।